एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग पारस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। प्लीज़ एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सकें। गुड इवनिंग तृप्ति। एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सके जल्दी से। गुड इवनिंग अनुज। चलिए, तो आज फिर से हम ग्रामर रूल्स देखने वाले हैं, जो ऐसे रूल्स हैं जो आपके बैंकिंग एग्जाम्स में काफ़ी बार देखे गए हैं। आपको स्पॉटिंग एरर्स जैसे क्वेश्चंस में इन रूल्स बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, तो आज हम वापस से कुछ ऐसे रूल्स देखने वाले हैं। गुड इवनिंग अनुज। गुड इवनिंग करिश्मा। गाइस प्लीज़ एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें और हम सेशन को स्टार्ट कर पाएँ। थैंक यू पारस। पारस ने शेयर कर दिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे ग्रामर्स के रूल्स हम देखने वाले हैं आज फिर से, जो आपके बैंकिंग एग्ज़ाम या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो 5 रूल्स हम पहले ही देख चुके हैं। पार्ट 1 हमारा हो चुका है, ये वाला पार्ट 2 है। इसमें हम रूल नंबर 6 से देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 6 से। तो रूल नंबर 6 हमारा कहता है, when two actions occurred in past, the action which happened earlier is denoted by using past perfect tense। यानी जो एक्शन, अगर 2 एक्शन हो रहे हैं पास्ट में, पास्ट के टाइम अगर 2 एक्शन हो रहे हैं एक के बाद एक, तो जो एक्शन पहले हो रहा है, जो एक्शन पहले हो रहा है उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करने वाले हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो एक्शन बाद में होता है उसके लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। And the action which happened later is denoted by using past simple tense। ये बात समझ में आ गई? अगर 2 एक्शन पास्ट में हो रहे हैं तो पहले जो एक्शन हो रहा है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, और जो एक्शन बाद में हो रहा है उसके लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करने वाले हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए, अब पास्ट परफेक्ट टेंस से मतलब क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपने जब कभी भी टेंसेस पढ़े होंगे, आपने देखा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड हेल्पिंग वर्ब का हम यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके साथ लगाते हैं। तो जो भी एक्शन पहले हुआ होगा उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, और जो एक्शन बाद में होगा यानी पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करने वाले हैं। तो पास्ट सिंपल टेंस में हम यूज़ करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे नेगेटिव सेंटेंस होता है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो हम उसके साथ डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। अब इन एग्जाम्पल्स को देखकर आप बताइए कि कौन सा एग्जाम्पल करेक्ट है और कौन सा एग्जाम्पल इनकरेक्ट है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिकॉज ऑफ सम रीजन्स अभी डेली क्लासेस नहीं हो पा रही हैं,
कुछ टाइम बाद आपकी डेली क्लासेस ही होंगी। तो चलिए जल्दी से बताइए ये एग्जाम्पल कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। जैसा कि हमारा रूल नंबर 6 कहता है कि पहला एक्शन, अगर पास्ट में 2 एक्शंस होते हैं और अगर पहले एक्शन के लिए हमें यूज़ करना है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि जो एक्शन पहले हो रहा है, और जो एक्शन बाद में हो रहा है उसके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट सिंपल टेंस। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, द बस हैड गॉन बिफोर वी हैड रिच्ड द बस स्टैंड। बस जा चुकी थी उससे पहले जब हम बस स्टैंड पहुँचे, हमारे बस स्टैंड पहुँचने से पहले ही बस जा चुकी थी। तो क्या ये सेंटेंस सही है? बस जा चुकी थी, द बस हैड गॉन, ये सेंटेंस सही है क्योंकि ये सेंटेंस नहीं, ये चीज़ सही है क्योंकि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ में आ रहा है, क्योंकि हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ में आ रही है। लेकिन हमने बोला था कि बाद वाले एक्शन के साथ यूज़ में आना चाहिए पास्ट सिंपल टेंस, लेकिन यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ में आ रहा है, इसलिए ये वाला सेंटेंस गलत है। ये वाला सेंटेंस देखिए, द बस हैड गॉन यानी वर्ब, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हो रहा है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ में आ रहा है। और जो एक्शन बाद में हो रहा है, जब हम बस स्टैंड पहुँचे, तो यहाँ पर सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ में आ रही है, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस यूज़ में आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस सही है और ये वाला गलत है। इतना बात आपको समझ में आ गई? यस, पारस ने बिल्कुल सही बताया। ठीक है, फर्स्ट वाला गलत था, सेकंड वाला सही है। ये रूल आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा अगर पहले वाला जो एक्शन हो रहा है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे और बाद वाले एक्शन के लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। अब ये वाला सेंटेंस देखकर बताइए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसमें भी सेम चीज़ है, देखिए, द पुलिस केम आफ्टर द रॉबर्स रन। जब लुटेरे भाग गए थे तो उसके बाद पुलिस आई। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहले एक्शन हो रहा है, द रॉबर्स रन, लुटेरे भाग गए थे, तो यहाँ पर कौन सा टेंस यूज़ में आना चाहिए? पास्ट परफेक्ट, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या यूज़ में आ रहा है? पास्ट सिंपल। तो ये वाला सेंटेंस हमारा हो गया गलत। लेकिन ये जो सेंटेंस है, द पुलिस कैम आफ्टर द रॉबर्स हैड रन, अब यहाँ पे जो पहले एक्शन हो रहा है, यानी कि जो लुटेरे भाग गए थे, तो उनके साथ पास्ट परफेक्ट यूज़ आ रहा है, यानी कि हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ में आ रही है, हैड प्लस V3। और जो एक्शन बाद में हो रहा है, यानी कि पुलिस बाद में आई थी, तो उसके साथ हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये वाला सेंटेंस सही है। इस रूल में किसी को कन्फ्यूज़न है? एनी डाउट? आपने सही बताया है, मनीष, पारस, ठीक है, सभी ने सही बताया है। तो ठीक है, ये वाला आपको रूल समझ में आ गया। अगर पहले कोई एक्शन हो रहा है तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस और बाद वाले एक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे पास्ट सिंपल टेंस। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल। ऑलराइट, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 कहता है, एक्सप्रेशंस ऑफ मनी, speed, weight, height, time and distance when used or covered in one way usually take a singular verb। अगर ये सब एक ही तरीके से यूज़ में आते हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। However, when these expressions are used or covered in various ways, a plural verb is used। लेकिन यही सब मनी, वेट, हाइट, टाइम, डिस्टेंस, इन सभी का हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, वेरियस वेज में यूज़ करते हैं, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है, निकिता इजंट गोइंग टू गोवा इन द हॉलीडेज बिकॉज 3000 रुपीज़ इज़ ऑल दैट शी हैज़ इन हर वेकेशन फंड।
निकिता छुट्टियों में गोवा नहीं जा रही है क्योंकि 3000 रुपये ही उसके वेकेशन फंड में है। अब देखिए 3000 रुपीज़, इसको हम एक यूनिट के लिए एक ही यूनिट मान रहे हैं, एक ही यूनिट है ये 3000 रुपीज़, इसलिए हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ ना करके सिंगुलर वर्ब यूज़ कर रहे हैं इज़। आगे आपको ये बात समझ में। अब ये वाला एग्जाम्पल देखिए, 30 किलोमीटर्स नीड्स टू बी कवर्ड कम्प्लीटली बाय कार। 30 किलोमीटर की दूरी कार से तय होनी है। अब देखिए क्योंकि ये सिर्फ कार से ही तय हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे कौन सी वर्ब यूज़ कर रहे हैं, सिंगुलर। अगर हम इस 30 किलोमीटर की दूरी को अलग अलग तरीक़ों से तय करते हैं, अलग अलग तरीक़ों से कवर करते हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं प्लूरल फॉर्म। जैसे इस वाले सेंटेंस में देखिए, 30 किलोमीटर्स नीड टू बी कवर्ड पार्टली बाय कार एंड रेस्ट ऑन फुट। यानी कुछ दूरी तो हम कार से तय करेंगे और कुछ दूरी हम चल के करेंगे, पैदल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सी वर्ब यूज़ कर रहे हैं, प्लूरल। ठीक है, और यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं सिंगुलर, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर हम पूरी दूरी जो तय कर रहे हैं कार से ही कर रहे हैं। और इस सेंटेंस में आपने देखा कि हम कुछ दूरी कार से तय करेंगे और कुछ दूरी हम पैरों से करेंगे, यानी चलकर करेंगे। तो यहाँ पर जो यूज़ आ रही है वर्ब, वो आएगी प्लूरल फॉर्म में, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको पता ही होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस जब आप पढ़ते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम एज अ प्लूरल मानते हैं, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम SIS लगा देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाती है। ठीक है, इस सेंटेंस पे कोई दिक्कत है? ठीक है, मनीष, पारस, ठीक है, आपके बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। अब जो लास्ट सेंटेंस है वो भी देखिए, 900 रुपीज़ वर स्पेंड ऑन केक एंड गिफ्ट। 900 रुपीज़ केक और गिफ्ट पर स्पेंड किए गए, खर्च किए गए। तो यहाँ पे इसीलिए वर आ रहा है, क्योंकि दो चीज़ों के लिए हम खर्च कर रहे हैं 900 रुपीज़ को, केक के लिए और गिफ्ट के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे सिर्फ हम एक ही चीज़ के लिए खर्च करते तो सिंगुलर फॉर्म आ जाती, लेकिन यहाँ दो अलग अलग चीज़ों के लिए वेरियस फेज में हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम जो वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो प्लूरल कर रहे हैं। रूल नंबर 7 में कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, सिक्स और 7 रूल हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 किस चीज़ से रिलेटेड है? कंपैरिजन से रिलेटेड है। अब आपको ये देखना है, सेंटेंस देखिए आप चारों, और मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। लेट मी नो इन द कमेंट्स। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है। एक बार मैं रीड कर देती हूँ। गोल्ड इज़ मोर प्रेशियस दैन ऑल मेटल, गोल्ड इज़ मोर प्रेशियस दैन एनी अदर मेटल। बताइए कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है। चलिए देखते हैं। गोल्ड इज़ मोर प्रेशियस दैन ऑल मेटल, ये सेंटेंस सही है या गलत है? ठीक है, पारस ने आंसर दे दिया है, मनीष ने भी आंसर दे दिया है। चलिए देखते हैं हम सारे सेंटेंस। गोल्ड इज़ मोर प्रेशियस देन ऑल मेटल, गोल्ड जो है सभी मेटल्स से ज़्यादा प्रेशियस है। क्या ये सेंटेंस सही है? दिस सेंटेंस इज़ इनकरेक्ट। क्यों गलत है ये? क्योंकि यहाँ पर ऑल मेटल लिखा हुआ है,
अब ऑल मेटल में गोल्ड भी तो एक मेटल है, गोल्ड भी तो एक मेटल है, तो वो भी ऑल मेटल के अंदर आ गया। तो क्या गोल्ड गोल्ड से ही कंपैरिजन हो रहा है इसमें? तो गोल्ड गोल्ड से ही प्रेशियस कैसे हो सकता है? तो ठीक है, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि गोल्ड भी एक मेटल है, से ही कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पर होता एनी अदर मेटल, जैसा कि इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, गोल्ड इज़ मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल, यानी गोल्ड अन्य और जो अदर मेटल्स हैं, बाकी जो मेटल्स हैं उनसे ज़्यादा प्रेशियस हैं। तो ये सेंटेंस हमारा सही है। ये बात आ गई आपको समझ में? ऑल मेटल के अंदर गोल्ड भी एक मेटल है, इसलिए ऑल मेटल के अंदर गोल्ड भी आ रहा है। तो ये कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि गोल्ड का हम गोल्ड के साथ ही कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। एक ही चीज़ के साथ हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। गोल्ड इज़ मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल, दिस इज़ करेक्ट। अब थर्ड सेंटेंस देखते हैं। डायमंड इज़ मोर प्रेशियस देन ऑल मेटल्स। डायमंड जो है वो सभी मेटल्स से ज़्यादा प्रेशियस है। तो क्या ये सेंटेंस सही है? डायमंड इज़ मोर प्रेशियस देन ऑल मेटल्स। ठीक है, आपने सही आंसर दिया है मनीष, थर्ड वाले का। ठीक है, डायमंड इज़ मोर प्रेशियस देन ऑल मेटल्स। डायमंड क्योंकि एक नॉन मेटल है, डायमंड जो है वो नॉन मेटल है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल मेटल्स। डायमंड इज़ मोर प्रेशियस देन ऑल मेटल्स। डायमंड जो है सभी मेटल्स से ज़्यादा प्रेशियस है। यहाँ पर ऑल मेटल्स के अंदर डायमंड नहीं आता है, क्योंकि डायमंड जो है वो मेटल नहीं है, डायमंड नॉन मेटल है, इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ सेंटेंस देखिए। शी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। शी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। ये वाला सेंटेंस सही है या गलत है? ये वाला सेंटेंस सही है या गलत है? ये वाला सेंटेंस सही है। जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया था, गोल्ड इज़ मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल। एनी अदर मेटल से गोल्ड सही है, क्योंकि गोल्ड इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब इस सेंटेंस में भी यही है, शी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। वह बाकी सभी गर्ल्स से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो एनी अदर गर्ल में ये वाली जो लड़की है वो नहीं आ रही है, तो इसलिए हम इस सेंटेंस को सही कर सकते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। ये रूल सभी को समझ में आ गया कि अगर ऑल के अंदर वो चीज़ भी कंपेयर की जा रही है जो ऑल के अंदर आ रही है, तो फिर वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। एनी अदर करके अगर हम लिखते हैं तो वो सेंटेंस सही रहेगा। ऐसे सेंटेंसेस आपके स्पॉटिंग एरर्स वाले क्वेश्चंस में कई बार दिखते हैं। तो चलिए एक बार वापस सेशन को शेयर कर दीजिए आप। Now let's move on to the next rule. Since and for. Since and for. कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सिंस और फोर। सिंस का लगता है, फोर का लगता है, वो चीज़ भी हम देखेंगे, पर पहले हम एक रूल देख लेते हैं। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि सिंस और फोर के पहले सिर्फ और सिर्फ दो टेंस आ सकते हैं, परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये चीज़ होगी ही सही। सिंस और फोर के पहले हमेशा सिर्फ ये दो टेंस ही आ सकते हैं, परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन सिंस और फोर के बाद केवल और केवल पास्ट सिंपल टेंस ही आएगा। सिंस और फोर के पहले सिर्फ परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही आ सकता है, और सिंस एंड फोर के बाद सेंटेंस में हमेशा पास्ट सिंपल टेंस ही आएगा। तो अब ये तीन सेंटेंसेस हैं, इन्हें देखिए।
ये 3 सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट सेंटेंस सही है या गलत है, पहले तो आप ये बताइए, कमेंट करके बताइए। हमारा फर्स्ट सेंटेंस सही है या गलत है? आई एम थिंकिंग अबाउट यू सिंस वी हैड मेट। पहली बात तो ये, सिंस के पहले, जैसे मैंने रूल में बताया कि सिंस के पहले या तो परफेक्ट टेंस आ सकता है या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ सकता है। सिंस के पहले दो ही टेंस आ सकते हैं, परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और यहाँ पे क्या यूज़ में आ रहा है? ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, जबकि यूज़ में आना चाहिए परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये सेंटेंस तो हमारा इस वजह से पहले ही गलत हो गया। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, आई हैड बिन थिंकिंग अबाउट यू सिंस वी मैट। आई हैड बिन थिंकिंग अबाउट यू सिंस वी मैट। तो सिंस के पहले आई हैड बिन थिंकिंग, ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है, तो ये चीज़ तो सही है। अब सिंस के बाद कौन सा यूज़ आ रहा है? पास्ट सिंपल टेंस, तो ये भी ठीक है। आई हैड बिन थिंकिंग अबाउट यू सिंस वी मेट। जब से हम मिले थे मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, तो इसलिए हमारा ये वाला सेंटेंस सही है। गुड इवनिंग अमितेश, जल्दी से सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई है कि सिंस और फॉर के पहले सिर्फ 2 टेंस का ही हम यूज़ कर सकते हैं, परफेक्ट टेंस का या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। और सिंस एंड फॉर के बाद हम सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस का ही यूज़ करेंगे। थर्ड सेंटेंस देखिए, देयर चिल्ड्रन हैव बीन वेटिंग फॉर देम सिंस दे लेफ्ट। सिंस के पहले हम कौन सा टेंस यूज़ कर रहे हैं? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रहा है, ठीक है। और सिंस के बाद जैसा कि हमारा रूल कहता है कि पास्ट सिंपल टेंस ही यूज़ में आएगा, तो ये पास्ट सिंपल टेंस ही है। लेफ्ट यानी कि सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट सिंपल टेंस ही है। देयर चिल्ड्रन हैव बीन वेटिंग फॉर देम सिंस दे लेफ्ट। उनके बच्चे उनका इंतज़ार कर रहे थे जब से वो गए थे। तो ठीक है, ये सेंटेंस सही है, बिल्कुल ये भी सही है और ये भी सही है। ये वाला रूल सबको समझ में आ गया? इसमें आप सिंस फॉर का भी देख लीजिए। सिंस और फॉर का यूज़ हम कब करते हैं? फॉर का यूज़ हम करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, यानी जैसे 10 मिनट्स हो गया, 2 आवर्स हो गया, 3 आवर्स हो गया, 8 आवर्स हो गया, 5 डेज़ हो गया, 2 मंथ्स हो गया, 2 ईयर्स हो गया, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन अगर किसी सेंटेंस में बताया जाता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर। ड्यूरेशन यानी जैसे 6 मंथ, अब कोई से भी वो 6 मंथ हो सकते हैं। 2 आवर्स कोई सर्टन टाइम नहीं है, 2 आवर्स बोला तो यानी कि कोई से भी 2 घंटे हो सकते हैं। सिंस का यूज़ हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी सर्टन टाइम के लिए, निश्चित अगर समय हमें दिया गया हो तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं सिंस। जैसे 8 o'clock, मंडे, फेब्रुअरी, चाइल्डहुड, बिगिनिंग, कोई हमें सन दिया गया हो जैसे 1985 या कुछ भी, मॉर्निंग, इवनिंग, इस तरह के अगर हमें सर्टन टाइम दिया गया हो तो उसके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर का यूज़ हम करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए और सिंस का यूज़ हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। एनी कन्फ्यूज़न? ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल। This rule: whenever we use normal places like school, college, university, temple, church, mosque, bed, hospital, market, prison, jail, court, etc. for primary purpose. Primary purpose मतलब जिस पर्पस के लिए वो बनाए गए हैं,
ऐसे नॉर्मल प्लेसेस जैसे स्कूल है, कॉलेज है, टेम्पल है, हॉस्पिटल है, जेल है, कोर्ट है, इन सब को अगर हम प्राइमरी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, यानी जिस पर्पस के लिए ये बनाए गए हैं उस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। इनके पहले हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। बट व्हेन दिस प्लेसेस आर यूज्ड फॉर सेकेंडरी पर्पस, अगर ये सारे प्लेसेस सेकेंडरी पर्पस के लिए यूज़ में आते हैं तो हम उनके पहले द का यूज़ करते हैं। सेकेंडरी पर्पस जैसे प्राइमरी, जिस चीज़ के लिए वो बनाए गए हैं उसके लिए यूज़ ना करके किसी और काम के लिए यूज़ करते हैं, तो उसके पहले हम द का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम गोइंग टू टेम्पल। आई एम गोइंग टू टेम्पल का मतलब क्या हुआ कि मैं मंदिर जा रहा हूँ। लेकिन मंदिर किस लिए जा रहा हूँ? पूजा करने के लिए। मंदिर किस लिए बनाया गया है? पूजा करने के लिए या दर्शन करने के लिए। हम दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं या पूजा करने के लिए जाते हैं। तो मंदिर बनाया किस पर्पज़ के लिए है? पूजा करने के लिए, ठीक है। तो हम जिस पर्पज़ के लिए अगर मंदिर जा रहे हैं, पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे हैं, तो यहाँ पर द नहीं लगेगा, ठीक है। अगर हम पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे हैं तो यहाँ पर द का यूज़ नहीं होगा टेम्पल के पहले। लेकिन अगर मैं कहती हूँ आई एम गोइंग टू द टेम्पल, यानी मैं मंदिर जा रही हूँ, सेम मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे द क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं मंदिर पूजा करने के लिए नहीं, किसी और काम के लिए जा रही हूँ। मान लो हो सकता है किसी से मिलने जा रही हूँ या किसी और काम के लिए जा रही हूँ, तो यहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। ये चीज़ आई आपको समझ में? प्राइमरी पर्पस और सेकेंडरी पर्पस का क्या मतलब है? प्राइमरी पर्पस का मतलब है ऐसा पर्पस, इस जो ये प्लेसेस अगर उसी पर्पस के लिए बनाए गए हों जिसके लिए वो बनाए गए हैं, जैसे हॉस्पिटल। प्राइमरी अगर हम बोलते हैं जेल में किसी को भेजा गया है, द पॉलिटिशियन वॉज सेंट टू द जेल। अगर जेल को सेंट टू द जेल नहीं आएगा, फिर सेंट टू जेल आएगा, द नहीं आएगा, क्योंकि अगर प्राइमरी पर्पस के लिए जेल में भेजा गया है उसको, ठीक है। लेकिन अगर वो किसी और काम से जेल में जा रहा है या किसी और काम से हम पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं, तो फिर हम द लगाएंगे। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई? अगर हम किसी प्लेस को प्राइमरी पर्पस के लिए, यानी जिस चीज़ के लिए वो बनाया गया है उस चीज़ के लिए अगर हम उस प्लेस को यूज़ कर रहे हैं, प्राइमरी पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम उस प्लेस को सेकेंडरी पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, किसी और काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमारे ये 10 रूल्स थे आज के, कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, उसमें आगे के 5 रूल्स है, तो आप वो देख लीजिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय, टेक केयर।